मेरा नाम काव्या है। मेरे पिताजी एक मामूली दर्जी थे, लेकिन उनके अंदर जो आत्मसम्मान था, वैसा मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े इंसान में नहीं देखा। हमारा मोहल्ला पुराना था, संकरी गलियां और छोटे मकान। हम 3 कमरों के घर में रहते थे, जिसे चाची अक्सर एहसान जताकर याद दिलाती थीं। वह कहती थीं, अगर हम ना होते तो तुम लोग सड़क पर होते। मैंने बचपन से ही उनकी बातों में कटुता देखी है, लेकिन पिताजी कभी जवाब नहीं देते थे। उनकी चुप्पी मेरे लिए हमेशा एक पहेली रही है, और शायद एक चोट भी। पिताजी सुबह सवेरे सिलाई मशीन के पास बैठ जाते। एक छोटा सा कमरा उनकी कार्यशाला था, जिसमें धागों की महक, कपड़ों की कटाई की आवाज और पिताजी के पसीने की खुशबू बसी रहती थी। कपड़े सिलते जाते और साथ ही दुआएं भी देते जाते। भगवान चाहे तो मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी, वह अक्सर कहते थे जब मैं कोने में बैठकर किताबें पढ़ती थी। पिताजी, क्या हम बहुत गरीब हैं? नहीं बेटी, हम सिर्फ अमीर नहीं हैं, फर्क समझो। मैंने कोशिश की, पर उस फर्क को समझने में सालों लग गए। हमारे चाचा, पिताजी के छोटे भाई, गैरकानूनी तरीके से यूरोप चले गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जाने के लिए उन्होंने मां के गहने और पिताजी की सिलाई मशीन बेच दी थी। पिताजी ने फिर से एक नई मशीन खरीदी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। वह सच हमेशा के लिए उनकी आंखों में ही छुप गया। कुछ सालों में चाचा ने खूब पैसा कमा लिया। लंबी गाड़ी, महंगे कपड़े, कीमती मोबाइल, सब कुछ। उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते, अंग्रेजी बोलते और हर छुट्टी में नया शहर घूमने जाते। हम तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। मेरा यूनिफॉर्म अक्सर फटा पुराना होता। जूते माँ हर हफ्ते चमकाती थीं ताकि नए लगें। मैं अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो गई थी। चाची का व्यवहार सबसे कठोर था। वह जब कभी हमारे घर आती, आंखों में तिरस्कार होता। एक बार कहने लगी, काव्या, तुम लोग भी कुछ बन जाओ ताकि हम एहसान करना छोड़ सकें, हर वक्त के भिखारी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरे मन में कुछ जलने लगा। चाचा के घर में हर वक्त चहल पहल होती, महंगी दावतें, कीमती तोहफे और चाची का अभिमान। एक बार हम चाचा के घर गए, पिताजी साथ थे। चाची ने दरवाजे पर ही कहा, जूते बाहर उतार दीजिए, हमारे फर्श गंदे हो जाएंगे। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, जूते उतारे और अंदर चले गए। वह दिन मेरे दिल में एक चुभती कील की तरह बस गया। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगी जहां ये लोग मेरे दरवाजे पर जूते उतारेंगे। रातों को जाग कर पढ़ाई करती थी। दिए की लौ कम पड़ती तो मैं खुद को रोशनी बना लेती। माँ सोते समय अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और कहती थीं, भगवान तुम्हें सफल बनाए ताकि तुम्हारे पिताजी गर्व से सिर उठा सकें। ये आशीर्वाद मेरे लिए एक मार्गदर्शक बन गया। कई बार मन हार मानने को आया, लेकिन पिताजी की चुप्पी भरी कुर्बानियां मुझे संभाल लेती थीं। चाचा की सुविधाएं, चचेरे भाइयों की इज्जत, स्कूल में दोस्तों का मजाक, ये सब मैंने सह लिया, लेकिन अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। माँ की सबसे बड़ी चिंता बिजली का बिल नहीं था, बल्कि चाची के ताने थे। अपने बच्चों को संभालो, हर समय हमारे बच्चों की चीजों पर निगाह रखते हैं। तुम लोग गरीब हो और गरीब ही रहोगे। एक दिन चाची ने पिताजी के सामने कहा, जब मैं और मेरी छोटी बहन उनके बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पिताजी ने सिर झुका लिया। मैंने तुरंत बहन का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। मैं समझ चुकी थी कि यह जगह हमारे लिए नहीं है, न दिल में न घर में। पिताजी हर शुक्रवार को चाची के घर कुछ न कुछ दे आते, कभी फल, कभी सिले हुए कपड़े। मैंने एक बार पूछा, पिताजी, जब वे हमें अपमानित करते हैं तो आप फिर क्यों जाते हैं? पिताजी ने बस इतना कहा, रिश्ते धन से नहीं, ऊंचे मन से निभाए जाते हैं। ऊंचा मन, ये शब्द उस उम्र में मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसका अर्थ मैं हर दिन समझने लगी थी। एक दिन चाची ने सबके सामने कह दिया, मेरा पति यूरोप में है, कमाकर पैसे भेजता है। तुम्हारे पिताजी तो यही कपड़े सिलते हैं, मुश्किल से गुजारा चलता है। उस दिन माँ ने पहली बार जवाब दिया, कपड़े सिलना कोई बुरा काम नहीं है, हमारे बच्चे किसी के सहारे नहीं पल रहे। चाची ने नाक सिकोड़ ली, जैसे हमारी बातों से उसे घृणा हो। एक दिन समीर ने मेरे हाथ में हिंदी की किताब देखकर कहा, वाह, हिंदी, क्या ये भी पढ़ने की चीज है? हम तो अब फ्रेंच भी सीख रहे हैं।
मैंने मुस्कुराकर कहा, भाषा कोई भी हो, अगर उसमें ज्ञान हो तो हर भाषा सम्मानजनक होती है। वह हंस पड़ा। ये सब छोटे लोग ही कहते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वह केवल हमारी हालत पर नहीं, हमारे सपनों पर भी हंसते हैं। उसी साल चाची ने पूरे परिवार को दावत पर बुलाया। हमारे घर एक निमंत्रण पत्र तक नहीं आया। माँ ने चुप रहने को कहा, लेकिन मैं जानती थी ये चुप्पी अंदर कुछ तोड़ रही थी। दावत के अगले दिन जब हम गए तो चाची ने दरवाजे पर कहा, हमें नहीं पता था कि तुम लोग बिना बुलाए आ जाओगे। वैसे भी हमारी दावत का खाना कम पड़ जाता। हम वापस आ गए, लेकिन उस दिन मैंने एक और फैसला किया। हर अपमान, हर ताना मेरी सीढ़ी बनेगा। माँ अक्सर चाची की बातों से दुखी होती। एक दिन मैं उनके पास बैठकर बोली, माँ, हमें उनके जैसा नहीं बनना, लेकिन यह जरूर साबित करना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। माँ ने मेरा माथा चूमकर कहा, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उस दिन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को पूजा समझ लिया। मैंने ठान लिया कि सरकारी स्कूल की छात्रा होकर भी मैं अपना नाम बनाऊंगी। मुझे सबको दिखाना है कि गरीब वह नहीं होता जिसके पास धन न हो, बल्कि वह होता है जिसमें आत्मसम्मान न हो। मैट्रिक का परिणाम आया। मैं पास हो गई थी। एक साधारण मार्कशीट, एक साधारण सा कागज, लेकिन मेरे लिए जैसे किसी खजाने की चाबी थी। माँ ने माथे पर हाथ रखकर दुआ दी, भगवान तुम्हें और तरक्की दे बेटा। पिताजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब आगे सोचना है बेटी। लेकिन सवाल था, आगे कैसे? घर में पहले ही गैस, बिजली और राशन का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। कोचिंग क्लासेस, कॉलेज की फीस, किताबें, ये सब हमारे लिए सपनों जैसे थे। पिताजी की निगाहें मेरी फाइलों पर टिकती तो जैसे एक बोझ दिखता। मैंने यह तय कर लिया कि अब इस बोझ को थोड़ा हल्का किया जाए। पिताजी, अब मैं खुद ही तैयारी करूंगी, आप चिंता न करें। पिताजी ने मेरी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हों कि क्या मैं वाकई कर पाऊंगी। फिर धीरे से बोले, जो भी करो पूरे मन से करना। मैंने घर के कोने वाले कमरे को अपनी पढ़ाई की जगह बना लिया। वही पुराना पंखा, एक लकड़ी की मेज और एक टूटा हुआ स्टूल। मैंने एक रजिस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा, सपने अधूरे नहीं छोड़े जाते। पिताजी के एक दोस्त की बेटी मीनल, जो इंटरमीडिएट कर रही थी, कभी कभी पढ़ने आ जाती। उसके पास कुछ पुरानी किताबें थीं जो उसने मुझे दे दी। हम मिलकर पढ़ते, सवाल बनाते और एक दूसरे से पूछते। मीनल हंसती और कहती, काव्या, तुम तो बड़ी अध्यापिका बन सकती हो। मैं हंसते हुए कहती, नहीं, मुझे तो अधिकारी बनना है। एक दिन मैंने मीनल से पूछा, क्या सिविल सेवा परीक्षा CSS केवल अमीरों के लिए होती है? उसने कहा, नहीं, लेकिन संसाधन उनके पास ज्यादा होते हैं। तुम्हारे पास जोश है और यही सबसे बड़ी ताकत है। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मेरा सपना अब केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य है। मैं कहती, अभी नहीं माँ, अभी रुकने का समय नहीं है। जब चाचा को पता चला कि मैं पढ़ाई जारी रख रही हूँ, तो उन्होंने फिर एक ताना मारा, गरीब लोग अधिकारी बनने के सपने न देखें, नींदें हराम हो जाती हैं। इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने कहा, सपने वही देखता है जो जागता है, सोते हुए तो बस परछाइयां आती हैं। चाची कुछ पल चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में छिपी हंसी मैं पहचान गई। मुझे पता था वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन एक दिन यही हंसी शर्म में बदलेगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक अलग ही दुनिया थी। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, सब कुछ। कई बार दिमाग थक जाता तो छत पर जाकर आसमान को देखती और खुद से कहती, एक दिन ये आसमान भी छू लूंगी। हमारे मोहल्ले के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, जहां जरूरत की हर चीज मिलती थी। वहीं एक छोटी सी पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी थी। माँ मुझे पैदल छोड़कर आती और फिर कुछ घंटे बाद वापस ले जाती। मैंने वहां रोज जाना शुरू कर दिया। वह जगह भले ही छोटी थी, पर शांत थी। एक बार वहां एक सज्जन ने मुझे देखा। बोले, बेटी, रोज आती हो, क्या कर रही हो? मैंने कहा, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। वो हंसे और बोले, हिम्मत है तुम में। मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ, कभी कुछ समझ न आए तो पूछ लेना। ये छोटे छोटे लोग मेरे सफर के बड़े सहारे बन गए। फिर मैंने एक आदत बनाई, हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करती और उसे पूरा करती।
कभी अंग्रेजी का नया शब्द, कभी हिंदुस्तान के इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटना, कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी। पिताजी कभी कभी मेरे नोट्स देखते, फिर नजरें फेर लेते। मैं जानती थी कि वे गर्व महसूस करते हैं, पर जाहिर नहीं करते। एक दिन मैंने उनसे कहा, पिताजी, जब मैं अधिकारी बन जाऊंगी तो आपके लिए नई और आधुनिक सिलाई मशीन लाऊंगी। पिताजी मुस्कुराए और बोले, सिलाई मशीन नहीं, बस दुआ करना कि मेरी बेटी अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही वह पल था जब मुझे एहसास हुआ कि पिताजी मेरी सफलता से ज्यादा मेरे संकल्प से खुश हैं। यही संकल्प मेरी असली ताकत था। अब मैं केवल परीक्षा की नहीं, अपने पूरे अस्तित्व को अपने सपने के अनुसार ढाल रही थी। मैं एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन मेरे भीतर असाधारण हौसला जाग चुका था, और एक दिन यही हौसला दुनिया के सामने आने वाला था। मीनल के साथ पढ़ाई का सिलसिला मजबूती से चल रहा था। रोज की अभ्यास, पुस्तकालय की नियमित उपस्थिति मेरी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन गई थी। हर दिन कुछ नया सीखती, हर हफ्ते खुद से किसी नए विषय पर परीक्षा लेती, जैसे मेरे और समय के बीच कोई प्रतियोगिता चल रही हो। मीनल के पास टच मोबाइल था, उनके घर के हालात बेहतर थे, वहां वाईफाई भी था। मैंने पिताजी से इजाजत ली और उसके घर जाकर इंटरनेट से पढ़ाई शुरू कर दी। हर दिन 1 घंटे मैं उसके मोबाइल से जानकारी इकट्ठा करती, सामान्य ज्ञान, वर्तमान घटनाएं, अंग्रेजी नोट्स। वो 1 घंटा मेरे दिन का सबसे कीमती समय होता। मीनल ने मेरे इस सफर में मेरी बहुत मदद की थी। मैं वापस आकर रात को खुद नोट्स की कॉपियां बनाती। माँ कई बार कहती, बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मगर मेरा जवाब होता, अगर आज आराम किया तो पूरी जिंदगी आराम नहीं मिल पाएगा। घर में माँ मेरे साथ थीं, लेकिन चाचा की बातें दिन ब दिन जहरीली होती जा रही थीं। कपड़े देने उनके घर गए तो लौटते वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, मगर शाम को चाची की आवाज गली में गूंजी, हमें तो यूरोप में बैठे शौहर ने हर सुविधा दी है, और एक वो भाई है जो अब तक मोहल्ले की गली में सिलाई मशीन चला रहे हैं। पिताजी दरवाजे के पास बैठे थे, उन्होंने सिर्फ नजर झुका ली। मैं चुप रही, लेकिन दिल में कुछ झुकने की बजाय उठ खड़ा हुआ। मुझे अब चुप्पी सहन नहीं थी। एक दिन चाचा की बेटी त्रिशा मेरे पास आई, बोली, माँ कह रही थी कि तुम किताबें लेकर पुस्तकालय क्या करती हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेती? तुम जैसे लोग तो घरों में बर्तन धोने के काम आते हैं। मैंने कहा, मैं बर्तन भी धो लूंगी और तुम्हारी सोच भी, मगर समय आने पर। वो हंसी, सोच नहीं, हकीकत है। तुम लोग कितना भी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। कुछ बातों का जवाब देना समय पर छोड़ देना बेहतर होता है। उस दिन के बाद मैंने पढ़ाई का समय बढ़ा दिया। रात देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन में घर के कामों में हाथ बटाना। मैंने समय का एक भी पल बर्बाद नहीं होने दिया। माँ कभी कभी कहती, बेटा थक जाती होगी। मैं कहती, माँ मैं अब खुद को नहीं, पिताजी को मनवाना चाहती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी अब चाची की बातों से प्रभावित होने लगी थीं। कोई पीठ पीछे कहती, सिलाई वाले की बेटी तो अब अफसर बनने चली है। कोई हंसती, अफसर, ख्वाब देखने की भी एक हद होती है। मैंने माँ से जिक्र किया, ये लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, लोग तो देवताओं के बारे में भी बोलते रहे, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो। चाची को जैसे हर दिन मेरे खिलाफ एक नया ताना सोचना होता था। एक दिन कहने लगी, ये सब किताबें और नोट्स देखकर तुम्हें क्या लगता है, सरकार तुम्हें अफसर बनाएगी? तुम्हारे जैसे लोग तो फाइलें उठाने के भी लायक नहीं होते। इस बार पिताजी भी वहीं बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सब कुछ सह लेना अब उनकी आदत बन चुकी हो। रात को मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जवाब से आवाज ऊंची होती है, दर्जा नहीं, और मुझे तुम पर भरोसा है। ये पहली बार था जब पिताजी ने खुलकर कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में मशाल दे दी हो। मैं जानती थी कि अब मुझे पीछे नहीं हटना। जब मैंने सिविल सेवा परीक्षा CSS का फॉर्म प्रिंट करवाया तो पहली बार पिताजी ने मुझसे पूछा, तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यकीन है। पिताजी ने वह कागज पकड़ा और देर तक देखा,
फिर बोले, जब तुम पैदा हुई थी मैंने यह सोचा भी नहीं था। शायद भगवान ने तुम्हें हमारी किस्मत बदलने के लिए भेजा है। मैंने सोचा, किस्मत शायद पहले से लिखी होती है, लेकिन जो खुद लिखना जान ले वो उसे बदल भी सकता है। अब सपना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, वो मेरे भीतर जलती हुई आग बन चुका था, जिससे मेरी चुप्पी भी जलने लगी थी। अब यह आंखें एक दिन सबको चौंकाने वाली थीं। ये खामोशी लोग सिर्फ सुनते नहीं, एक दिन इतिहास भी लिखते हैं। CSS का फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब यह मोहल्ला, ये गलियां, ये साजिशें मेरे मकसद की राह में रुकावट बन रही हैं। मैंने सोच लिया था कि अब अगला कदम मुख्य शहर होगा, जहां परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर माहौल, किताबें और खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। मैंने पिताजी से बात की, पिताजी मुझे शहर जाना है, वहां एकेडमी भी है और तैयारी का माहौल भी। पिताजी ने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर बोले, अकेली जाओगी नहीं, आप और माँ मेरे साथ होंगे। रहोगी कहाँ? खर्च कैसे चलेगा? एक छोटा सा फ्लैट नुमा घर ढूंढा है, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी। कुछ पैसे मैंने पुराने गुल्लक में जमा किए थे बचपन से, वो तोड़कर निकाले हैं शुरू के खर्चों के लिए, और बाकी भगवान का नाम। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी बात पर तुरंत हाँ कह दी। शायद वह भी अब उस माहौल से थक चुके थे। उनके पास एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उन्होंने वो भी बेच दी। जब चाची को पता चला तो वह दरवाजे पर खड़ी हो गईं। कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने संक्षेप में जवाब दिया, शहर जा रहे हैं कुछ समय के लिए। चाची हंस पड़ी, क्या करोगे शहर जाकर? कोई सिफारिश है या बस सपनों के पीछे भागने जा रहे हो? हम कुछ नहीं बोले। पिताजी ने सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े हम बाहर निकल गए। मैं जानती थी वह दरवाजे पर खड़ी हमारा नहीं, हमारे सपनों का मजाक उड़ा रही है, लेकिन एक समय आएगा जब वे सब कुछ समझ जाएंगी। शहर आकर सब कुछ नया सा लगा, शोर, सड़कें, अनजाने चेहरे और अनगिनत संभावनाएं। हमने एक कमरे का छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। छत टपकती थी, बाथरूम का नल भी, लेकिन वहां वह घुटन नहीं थी जो पुराने मोहल्ले में थी। मैंने पास की एक अकादमी में दाखिला लिया, जहां शाम को कक्षाएं होती थीं। दिन में एक मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कभी कभी 1 घंटे के लिए किसी पुस्तकालय में बैठ जाती। मेरी दुनिया सीमित थी, लेकिन मेरा उद्देश्य और बड़ा होता जा रहा था। पहले हफ्ते के बाद मीनल ने कॉल की, कहाँ हो? सब पूछ रहे हैं, तुमने बताया भी नहीं। मैंने कहा, मीनल अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, जब होगा सबको खुद ही पता चल जाएगा। शहर में कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, किस परिवार से हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने खुद को समय के हवाले कर दिया था और फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ परिणाम बोलेंगे। पढ़ाई का माहौल वास्तव में अलग था। यहाँ लोग केवल अंकों के पीछे नहीं थे, वे प्रतिस्पर्धा में थे। बोलचाल, ज्ञान, आत्मविश्वास, सब कुछ मापा जाता था। मैंने महसूस किया कि यहाँ केवल मेहनत काफी नहीं, खुद को साबित भी करना पड़ता है। अकादमी में मेरी मुलाकात एक लड़की विनिता से हुई। वह एक बड़े अधिकारी की बेटी थी, मगर बहुत सज्जन और मददगार। हम दोनों ने मिलकर समूह अध्ययन शुरू किया। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी इतनी मेहनत क्यों? वह हंसी और बोली, क्योंकि मुकाबला सिफारिश से नहीं, तैयारी से जीता जाता है। विनिता ने मेरे नोट्स देखे और बोली, तुम तो बहुत पेशेवर तरीके से पढ़ रही हो, लगता है जैसे खुद किसी अकादमी की शिक्षिका हो। मैंने कहा, नहीं, बस पढ़ना सीख लिया है। पिताजी और माँ के लिए मैंने एक दिनचर्या बनाई। सुबह नाश्ता खुद बनाती, दवाएं लाती और शाम को कभी कभी पार्क ले जाती। माँ अक्सर कहती, ये शहर तुम्हें बदल तो नहीं देगा? मैं कहती, नहीं माँ, ये शहर मुझे वह बना रहा है जो मैं बचपन से बनना चाहती थी। एक दिन पिताजी बाहर बैठे थे, अपनी सिलाई मशीन की मरम्मत कर रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी यहाँ किसके लिए कपड़े सी रहे हैं? उन्होंने कहा, मोहल्ले की एक आंटी ने कहा शादी है उनके घर और दर्जी समय पर काम नहीं कर रहा, तो सोचा कुछ हाथ चला लूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस अब थोड़ा और समय है, फिर आप केवल सिलाई नहीं, सम्मान का काम करेंगे। मेरे कमरे की दीवार पर हिंदुस्तान का एक बड़ा नक्शा चिपका था। मैं हर प्रांत का अलग से अध्ययन करती, उनकी संस्कृति, समस्याओं और राजनीति को जानने की कोशिश करती। कभी कभी माँ कहती,
इतनी किताबें, इतनी बातें, सब दिमाग में कैसे रखती हो? मैं कहती, मेरे अंदर बहुत जगह है माँ, बस सफलता आने की देर है। मोहल्ले वालों में किसी को जानकारी नहीं थी कि हम कहाँ गए। जो लोग हमेशा कुछ न कुछ पूछते थे, अब केवल खामोशी से अनुमान लगाते थे। मीनल ने एक बार फोन करके कहा, सच्ची ने सबको बताया है कि तुम्हारे पिताजी ने कर्ज की वजह से शहर का रुख किया है। मैंने कहा, ठीक कहा है उन्होंने, बस कर्ज केवल पैसों का नहीं, सम्मान का है, और मैं वही उतारने आई हूँ। अब मेरा दिन पढ़ाई, ट्यूशन और खुद को बेहतर बनाने में बीतता है। पिताजी और माँ मेरे साथ थे और मैं उनकी आंखों में वह संतोष देख रही थी जो सालों से गायब था। शहर में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। तैयारी की रफ्तार अब बेहतर हो रही थी और पिताजी माँ भी नए माहौल से कुछ हद तक परिचित हो चुके थे। मोहल्ले में 2-3 महिलाओं ने पिताजी को कुछ छोटे मोटे काम देना शुरू किया था और मेरी ट्यूशन से घर का खर्च निकलने लगा था। एक सुकून था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जैसे वह सुकून बिना किसी आवाज के बिखर गया। उस दिन सुबह मैं अपने नोट्स पूरा कर रही थी जब पिताजी को एक फोन आया। नंबर देखकर उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी नजर आई। ये रंजन का नंबर है, सालों बाद याद आया है भाई को, पिताजी बोले। रंजन यानी हमारे चाचा। फोन पर सिर्फ 2 मिनट की बातचीत हुई, बस सिर हिलाना और अच्छा, बहुत बधाई हो जैसे वाक्य। फोन रखते ही पिताजी चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने बताया, समीर असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, आज उसके सम्मान में दावत है, पूरे परिवार को बुलाया गया है। मैंने तुरंत पूछा, और हमें? पिताजी ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं, शायद अब हम परिवार का हिस्सा नहीं माने जाते। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। माँ ने कुछ देर बाद कहा, समीर को तो वाकई बहुत बधाई हो, लेकिन अपने ही भाई को ना बुलाना। खैर, उनकी मर्जी। मैं जानती थी कि माँ खुद को दिलासा दे रही थीं और पिताजी फिर से अपने दर्द को सहन करने की आदत ओढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। पिताजी के चेहरे पर रोज की गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। शाम को जब माँ खाने पर बुलाने आई तो पिताजी आंगन में चुपचाप बैठे आसमान को देख रहे थे। मैंने कहा, पिताजी, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, समीर को बचपन में पढ़ाई के लिए पहला बैग मैंने दिलाया था। रंजन तो उस समय विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। त्रिशा के दाखिले के समय भी पैसे कम पड़े थे, तब भी मैंने अपने सारे खर्च छोड़कर उसका काम पहले किया। शायद मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, पिताजी, आपने जो किया वह आपके बड़ेपन का हिस्सा था। उनकी छोटी सोच की कीमत आप क्यों चुका रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, रिश्ते निभाते रहो, चाहे दूसरे पहचाने या न पहचाने। बस कभी कभी दिल थक जाता है। अगले दिन दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगीं। समीर सूट में, गले में फूलों का हार, पीछे बैनर पर लिखा था, वेलकम समीर। रंजन और परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे। मेरे ताऊ, फूफी, मौसी, यहाँ तक कि वे चचेरे भाई बहन भी, जिन्हें सालों से किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। बस हम नहीं थे। मीनल ने मैसेज किया, तुम्हें बुलाया नहीं? सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैंने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ कामयाबी की दावत में नहीं आते, हम वक्त आने पर अपनी कहानी लेकर आएंगे। उस रात माँ देर तक जागती रहीं। बर्तन धोते हुए बार बार हाथ रगड़ती जाती, जैसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रही हों। मैं पास जाकर बोली, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, माँ बोली, बस सोच रही हूँ, अगर हम होते तो क्या बिगड़ जाता। एक प्लेट खाने से किसी की इज्जत कम तो नहीं होती, लेकिन शायद उनकी बड़ाई छोटी पड़ जाती। मैंने उनके हाथ से बर्तन ले लिए और कहा, माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, बिना दावत के। पिताजी ने 1 हफ्ते तक समीर या रंजन के बारे में कोई बात नहीं की। बस रोज कुछ सामान लाते और शाम को चाय के साथ अखबार पढ़ते। मैंने महसूस किया कि वह खबरें कम और खुद को ज्यादा पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने उनके सामने अखबार रखकर पूछा, पिताजी, अगर मैं एक दिन इस अखबार में अपनी तस्वीर के साथ खबर बनूं तो कैसा लगेगा? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, तब मैं यह अखबार संभाल कर रखूंगा ताकि जिंदगी भर के लिए मेरे हिस्से की खुशी महफूज रहे।
मैं जानती थी कि अब यह मेरे इम्तिहान का वक्त है, सिर्फ सीएसएस का नहीं बल्कि उस घाव को मरहम बनाने का भी जो समीर की सफलता और हमारी अनदेखी ने दिया था। एक हफ्ते बाद जब मैं कोचिंग से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे समीर और चाची की आवाजें सुनाई दीं। वे एक बाजार में खड़े किसी से बात कर रहे थे। हमारे परिवार में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो सबको समझ जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरे कदम खुद ही रुक गए। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। उनकी बातें मेरे अनुकूल नहीं थीं, मगर उनका रुख साफ था। मैंने दिल में कहा, अब मुकाबला यही है, समय और घमंड के बीच। दावत के कई दिन बीत चुके थे, लेकिन घर में खामोशी छा गई थी। पिताजी के चेहरे पर उदासी जम गई थी। वह पहले जैसे नहीं रहे थे। काम करते करते अक्सर रुक जाते, जैसे कुछ याद आ रहा हो। अखबार पढ़ते वक्त कभी पन्ना पलटना भूल जाते। माँ ने एक दिन मुझे इशारे से बुलाया। पिताजी कुछ बदले बदले से लगते हैं, पहले जैसी बात भी नहीं करते। मैंने कहा, मैं जानती हूँ माँ, वो दावत वाला जख्म हल्का नहीं हुआ है। मैंने तय कर लिया था, अगर दोबारा किसी समारोह में हमारा नाम ना आया तो इस बार हम खुद जाएंगे। मैं इस बार केवल तमाशा देखने वाली नहीं बनूंगी। मैंने अपने कमरे में जाकर किताबें समेटी। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वही नोट्स, वही पाठ्यक्रम, लेकिन अब मेरी नजर में उनका मतलब बदल गया था। अब सीएसएस केवल सफलता का रास्ता नहीं रहा था, यह अब प्रतिशोध का माध्यम बन चुका था। प्रतिशोध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस सोच से जो सालों से हमारे सम्मान को कुचलती रही। मेरी लगन अब और बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह पिताजी पूजा पाठ के बाद बैठे थे। मैं उनके पास गई। पिताजी, मैं आज से तैयारी में कोई डील नहीं दूंगी और आपको वादा करना होगा कि आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी ओर देखा। आंखों में कुछ कोमलता, थोड़ा गर्व और बहुत सारा दर्द था। बोले, काव्या, मैं हारा नहीं हूं, बस थक गया हूं। तो अब मेरी बारी है पिताजी, आप आराम करें और मुझे आगे बढ़ने दें। उस दिन के बाद मेरा दिनचर्या बदल गया। मैंने पाठ्यक्रम से हटकर गहराई में पढ़ाई शुरू की। लेखन अभ्यास बढ़ा दी। रोज नई खबरें पढ़ने का निश्चित समय तय किया। मेरी प्राथमिकता केवल अंकों की सफलता नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान की थी जिसका समाज में वजन हो। विनीता, जो अकादमी में मेरा साथ देती थी, एक दिन बोली, तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है, तुम पहले से ज्यादा गंभीर हो गई हो। मैंने कहा, अब पढ़ाई मेरे लिए व्यक्तिगत हो गई है। समय यूं ही बीतता गया और फिर मेरे सीएसएस के परीक्षा का समय आ गया। मैंने हर पेपर की तैयारी दिन रात मेहनत करके की। मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था, न ही कोई चूक की गुंजाइश। मैं अपने पिता की झुकी हुई पेशानी और माँ के झुर्रियों से भरे हाथों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं उन्हें समाज में वह स्थान दिलाना चाहती थी जिसके वह हकदार हैं। एक एक करके सारे पेपर्स खत्म हुए। माँ रोज मुझे ढेरों दुआएं और माथे पर प्यार देकर रवाना करती थीं। परीक्षा समाप्त हो गई थी, अब परिणाम का इंतजार था। मैं जानती थी मेरी सफलता की प्रतीक्षा मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं कर रहा। और वैसा ही हुआ। परिणाम आया और मेरी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। मैंने पूरे देश में 10वीं रैंक हासिल की थी। मेरी सारी मेहनत और माँ पिताजी की दुआओं का फल मिल चुका था। मैंने घर आकर उन्हें बताया तो वह भी खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया, आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी बन गए। मगर अभी एक चरण बाकी था, इंटरव्यू का। कुछ हफ्तों बाद इंटरव्यू हुआ। पैनल ने मुझसे पूछा, क्या आप पहले कहीं काम कर चुकी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैंने काम करने से पहले खुद को काम के लायक बना लिया है। यह पहला पल था जब मैंने खुद को एक पद पर खड़ा महसूस किया, चाहे वह केवल एक प्रतीक ही क्यों न हो। मुझे चुन लिया गया था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी अब पूरी हो चुकी थी। घर पहुंची तो पिताजी आंगन में बैठकर सिलाई मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर नजर की कमजोरी की वजह से बार बार असफल हो रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठी और उनका हाथ थामकर कहा, पिताजी, अब आपको इन कमजोर हाथों से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मैंने बस इतना कहा,
पिताजी, आपकी बेटी ने वह स्थान हासिल कर लिया है जिसकी तपस्या हम सभी ने सालों तक की थी। पिताजी खुशी से उठ खड़े हुए और मुझे गले लगा लिया। न जाने वह कैसा पल था। हम बाप बेटी फूट फूट कर रो रहे थे। माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थीं। आज पहली बार पिताजी ने खुले दिल से अपने भावनाओं का इजहार किया था। रात को मैंने कमरे की दीवार पर एक नया पोस्टर चिपकाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो लोग तुम्हें तुच्छ समझें उनके सामने सिर ऊंचा करके जियो। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता थी, या यूं कहें कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही यही था जो आज पूरा हुआ था। लेकिन पूरा परिवार इस खबर से फिलहाल अनजान था, क्योंकि उन्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद थी और ना ही हमसे कोई संबंध। समीर की सफलता के बाद परिवार में जैसे एक नया उत्सव शुरू हो गया था। दावतें, तस्वीरें, बयान और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़। अब हर चर्चा का केंद्र समीर था। हर बुजुर्ग, हर चचेरा भाई, हर रिश्तेदार उसकी तरक्की को अपनी प्रतिष्ठा समझ रहा था। लेकिन जिन्हें किसी ने नहीं गिना वो हम थे। इस बार शहर में एक बड़ी समारोह था, जहां समीर को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सरकार के विभिन्न प्रतिनिधि, अधिकारी और राजनीतिक हस्तियां सब आमंत्रित थे। परिवार ने एक बार फिर एक निजी समारोह रखा, जिसमें आमंत्रित लोग वहीं थे, कुछ चमकते हुए रिश्ते और हम नदारद। मैंने पिताजी से कहा, हम वहां जाएंगे और इस बार सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं होंगे। पिताजी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में कुछ ऐसा था कि वह चुप हो गए। अब वह मुझे रोकने वाले नहीं थे। उन्हें अंदाजा था कि अब समय बदल चुका है। शाम को हम समारोह की जगह पहुंचे। यह एक भव्य हॉल था। दरवाजे पर भीड़ थी, मेहमानों की भीड़ और सुरक्षा बहुत कड़ी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, एक गार्ड ने हाथ उठाकर रोका। मैंने पर्स से निमंत्रण पत्र निकाला और दिया। गार्ड ने उसे देखा, फिर तुरंत सीधे होकर सलाम किया। स्वागत है मैडम, हमें आपका इंतजार था। पिताजी ने आश्चर्य और खुशी से मेरी ओर देखा। मैंने बस उनका हाथ थामा और कहा, चलिए पिताजी। हम अंदर दाखिल हुए और सबकी नजरों का ध्यान हमारी ओर हो गया। कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ ने अंदाजा लगाया, लेकिन जिन्होंने पहचाना उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दी। समीर मंच के पास खड़ा था। चाची उसके पास मेहमानों को निर्देश दे रही थीं। जैसे ही हमारी नजर समीर पर पड़ी, उसकी पेशानी पर शिकन आ गई। उसने तुरंत 2 गार्ड्स को इशारा किया, तुम दोनों इनको यहां से बाहर निकालो। गार्ड्स हमारी तरफ बढ़े। मैं शांत खड़ी रही। पिताजी ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन मैं अपनी जगह जमी रही। जैसे ही गार्ड पास आए, उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। वह रुक गया, नजरें झुका ली और बुलंद आवाज में कहा, मैडम, हमें सूचना नहीं दी गई थी कि आप स्वयं पधारेंगी। दूसरे गार्ड ने भी सलाम किया। हमें आपका स्वागत करने का सौभाग्य है मैडम। उपायुक्त समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। चाची का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा हॉल जैसे सांस लेना भूल गया था। जो पल उनके लिए मामूली था, वह हमारे लिए पहचान का विस्फोट बन चुका था। समीर बड़बड़ाया, ये क्या बकवास है डीसी? सुरक्षा अधिकारी ने गंभीर लहजे में कहा, सर, यही उपायुक्त हैं। हमें इनकी सुरक्षा के विशेष निर्देश मिले थे। एक और परिवार के बुजुर्गों ने नजरें नीचे कर लीं, दूसरी ओर चचेरे भाई बहनों की नजरें बार बार मुझ पर और फिर समीर पर जा रही थीं। एक चचेरे भाई ने धीरे से कहा, ये वही काव्या है ना? समीर मेरी ओर बढ़ा। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम। मैंने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कभी अवसर ही नहीं मिला। चाची ने कटाक्ष किया, यह सब झूठ है। एक दर्जे की बेटी उपायुक्त कैसे बन सकती है? मैंने उनकी तरफ देखा। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सरकारों को काबिलियत पर भरोसा होता है, खानदानों की सोच पर नहीं। पिताजी की आंखों में नमी थी, मगर इस बार वह गर्व से ऊंची उठी हुई थीं। वह बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हों कि यह उनकी ही बेटी है। एक उम्र के जख्म एक पल की पहचान में भर गए थे। समीर ने हाथ जोड़ने की कोशिश की। अगर यह सब सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि जब पहचान खुद बोलती है तो परिचय की जरूरत नहीं रहती। पूरे सभागार में अब धीमी धीमी फुसफुसाहटें थीं।
कोई कह रहा था। ऐसी तो कभी दिखती ही नहीं थी, और अब यह उपजिला अधिकारी डिप्टी कमिश्नर है। कोई हैरानी में था। यही वही दिनकर है ना, जिसे दावत में बुलाया भी नहीं गया था। चाची पिताजी की तरफ देखकर कहने लगी, भाई, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी। पिताजी ने उनकी बात काट दी। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब यह खेल सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा का नहीं रह गया था, यह एक सामाजिक दृश्य बन चुका था। यह वह मुकाम था जहां मेरे सपनों की मेहनत ने मुझे लाकर खड़ा किया, और जहां चाची के तानों का बोझ खुद उनके कंधों पर आ चुका था। मैंने पिताजी का हाथ थामा। पापा, क्या हम यहां से जा सकते हैं? हम जो लेने आए थे वो हम हासिल कर चुके हैं। पिताजी ने धीमे से कहा, तुमने मुझे वो सम्मान दिया है जो सारी उम्र मैं खुद को न दे सका। ये पल मेरे लिए वह प्रमाण पत्र बन गया था जो न किसी संस्था ने दिया, न किसी रिश्ते ने, बल्कि मेरे संकल्प ने खुद हासिल किया था। लेकिन अभी हम वापस मुड़ ही रहे थे कि सभागार के कोने में खड़े सुरक्षा अधिकारी ने बुलंद आवाज में माइक पर घोषणा की, मेहमानों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती काव्या दिनकर, जो आज की इस सभा में मौजूद हैं, वर्तमान उपजिला अधिकारी डिप्टी कमिश्नर हैं। चंद पलों के लिए पूरा हॉल जैसे रुक गया। जो लोग अपनी सीटों पर बैठे थे खड़े हो गए। जो खड़े थे उनके कदम जैसे जमीन में जम गए। उपजिला अधिकारी के नाम की गूंज में चाची की सारी आवाजें, सारे ताने दफन हो गए। समीर ने नजरें नीचे कर लीं। उसके आसपास खड़े रिश्तेदार दिखावे की मुस्कान लिए खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ शर्मिंदगी थी। किसी ने हिम्मत करके हाथ तक नहीं मिलाया। चाची ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। ये सब झूठ लग रहा है। पिताजी ने सिर झुका लिया, जैसे खुद से कुछ पूछ रहे हों। मैंने उनकी तरफ देखा। आपने जो धैर्य रखा वो आज रंग ला रहा है। अब आप सिर नहीं झुकाएंगे, सिर उठाकर चलेंगे। पीछे से चचेरे भाई की आवाज आई, काव्या, तूने बताया भी नहीं, कब चयन हुआ, कैसे हुआ? मैं उनकी तरफ मुड़ी। आप तो सुनती ही नहीं थी, बस बोलती रही, और मैं सुने बिना कुछ कहती भी नहीं थी। हॉल के भीतर वही मेजबान जो पहले समीर के चारों ओर घूम रहे थे, अब मुझसे हाथ मिलाने लगे। किसी ने परिचय करवाया, किसी ने भविष्य में साथ काम करने की इच्छा जताई। समीर किनारे खड़ा एक हारा हुआ सिपाही लग रहा था, जो बस देख रहा था। एक महिला अधिकारी जो मुझे अच्छी तरह जानती थी, मेरे पास आई। काव्या, हमें गर्व है कि इस सभा में तुम हो। तुम्हारा आना आज की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने उनका धन्यवाद किया, फिर धीरे से पिताजी को इशारा किया। हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए थे, अब इन्हें हमें याद रखना चाहिए। मैं मंच की तरफ बढ़ी। सभागार के आखिरी कोने तक नजर दौड़ाई। वे सभी लोग जो हमें छोटा समझते थे, अब हमें पहचानने पर मजबूर थे। मेजबान ने जल्दी से माइक संभाला। हमारी खुशकिस्मती है कि श्रीमती काव्या दिनकर जैसी शख्सियत ने हमारी सभा की शोभा बढ़ाई। मुझे माइक दिया गया। मैंने संक्षेप लेकिन साफ लहजे में कहा, कामयाबी न जाति देखती है, न संपत्ति। वह सिर्फ मेहनत, नियत और चरित्र देखती है। जो लोग दूसरों की हैसियत तय करते हैं, वे अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। आज की सभा में शामिल होने का उद्देश्य सिर्फ बधाई देना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना भी था। सम्मान देने से सम्मान घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ता है। तालियां बजीं, मगर चाचा के चेहरे पर वही हार थी जो सालों की अन्यायों का हिसाब मांग रही थी। समीर मेरे पास आया। काव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां तक पहुंच चुकी हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने कभी हमें देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं शर्मिंदा हूं, वह धीरे से बोला। मैंने उत्तर दिया, शर्मिंदगी से कुछ वापस नहीं आता, लेकिन अगर तुम सच में बदल गए हो तो आगे से अपने पद का उपयोग सम्मान देने के लिए करो, नीचा दिखाने के लिए नहीं। पिता चुपचाप खड़े थे, मगर उनकी आंखों में अब सुकून था। सालों का बोझ जैसे धीरे धीरे उतर रहा था। उनके चेहरे पर रोशनी सी आ गई थी, जैसे वह खुद को पहली बार किसी मुकाम पर देख रहे हों। चाची मेरे पास आईं। बेटी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। हमें नहीं पता था कि समय इतना बदल सकता है। समय नहीं बदला चाची जान, समय ने बस आपको आईना दिखा दिया है। हम तो वहीं थे, बस आपने हमें पहचाना देर से। मैंने पिता का हाथ थामा
और सभा कक्ष से बाहर निकलने लगी। एक नौजवान सुरक्षा गार्ड जो गेट पर खड़ा था झुककर बोला, मैडम, गाड़ी तैयार है। पिता ने मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हों, ये सब तुम्हारी मेहनत है बेटी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, नहीं पिताजी, ये सब आपकी दुआओं और खामोशी की ताकत का नतीजा है। हम सभा कक्ष से बाहर आ चुके थे, मगर पीछे बहुत कुछ छूट गया था। पुराने ताने, पुराने तिरस्कार, पुराने घाव, और जो साथ आया था वह था गर्व, सम्मान और एक नई पहचान। अब यह पहचान किसी नाम की मोहताज नहीं थी, ये मुकाम खुद बोल रहा था, और इस मुकाम को पाने की लड़ाई बहुत लंबी थी। लेकिन जैसा कि ईश्वर खुद कहता है, निस्संदेह हर कठिनाई के साथ आसानी है। और अब हमारी आसानी शुरू हो चुकी थी, सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। वापसी की गाड़ी में पिता शांत बैठे थे, मगर उनकी चुप्पी इस बार बोझ नहीं, गर्व की थी। मैंने उनकी तरफ देखा। पिताजी कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यह पल मेरी उम्र के सारे दुखों का बदला है। अगली सुबह कार्यालय पहुंचते ही मेरी मेज पर समीर की फाइल रखी थी। एक आंतरिक जांच में उसके व्यवहार और कुछ शिकायतों पर कार्यवाही शुरू की गई थी, जो कई दिनों से लंबित थी। मैंने फाइल खोली, पूरा रिकॉर्ड पढ़ा और सारा दिन सबूतों पर काम किया। अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सरकारी रूप से मेरा दायित्व उसके करियर से जुड़ चुका था। शाम के समय मैंने आयुक्त महोदय को कॉल किया। सर, आपने समीर रंजन की रिपोर्ट जल्द पूरी करने को कहा था। वह पूरी हो गई है, मैं ईमेल कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा काम किया काव्या, ये मामला महत्वपूर्ण है। अगर कुछ अवैध साबित होता है तो कार्रवाई करने से पीछे मत हटना। सर, कानून सबके लिए समान है। फोन रखते ही मैंने रिपोर्ट फाइल की और ईमेल कर दी। अगले ही दिन समीर मेरे कार्यालय में उपस्थित था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अंदर आकर वह कुछ कहने से पहले मेरी मेज के सामने बैठ गया। काव्या, तुमने आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी? यह मेरा कर्तव्य था। समीर, तुम जानते हो, मैं किसी की बहन, बेटी या रिश्तेदार बनने से पहले एक अधिकारी हूँ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा। आज समझ आया कि वास्तव में शक्ति क्या होती है और उसकी कीमत क्या होती है। शक्ति की कीमत होती है जिम्मेदारी। समीर, तुमने कभी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया, बस खुद को श्रेष्ठ समझा। मैं शर्मिंदा हूं। अगर शर्मिंदगी से ही सब कुछ सही हो जाता तो फिर कानून की जरूरत ही नहीं होती। उसकी आंखें नम हो गईं। वो उठा और मेरे पैरों में बैठ गया। अगर तुम कहो तो मैं स्वयं आयुक्त महोदय से जाकर क्षमा मांग लूंगा। कृपया मेरी नौकरी बचा लो, मेरे माता पिता। मैंने हाथ के इशारे से उसे उठने को कहा। नौकरी तुम्हारी है, लेकिन सम्मान मेरे पिता का है। अगर वास्तव में माफी मांगनी है तो वहां जाओ जहां तुमने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। वो सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। शाम को हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला। सामने चाची खड़ी थीं। उनकी आंखों में घबराहट और बेचैनी थी। भाभी, दिनकर भाई घर पर हैं? पिताजी सामने आए। चाची ने उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठते हुए कहा, भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने न तो आपको समझा, न आपकी बेटी को। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। समीर की नौकरी खतरे में है, वह टूट चुका है। पिताजी ने चुपचाप उनकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, हमने तुमसे कभी सम्मान की भीख नहीं मांगी, बस नजरअंदाज न किए जाने की अपेक्षा की थी। लेकिन तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारे बराबर नहीं हैं। भाई साहब, हमारी सोच छोटी थी, लेकिन काव्या ने आज सब कुछ बदल दिया है। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस अपमान के बावजूद क्षमा कर दें। पिताजी ने मेरी तरफ देखा। मैं चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। चाची की आवाज कांपने लगी। मैं तुम्हारे पिता को जो कुछ कहती रही, आज वही सब मेरे बेटे पर आ पड़ा है। मैंने आगे बढ़कर कहा, चाची जान, आपके शब्द हमारे अभाव का मजाक थे, लेकिन मेरी मेहनत उसका उत्तर है। आपका बेटा आज मुझसे दया की भीख मांग रहा है। ये वही पल है जब आपको सोचना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चाची ने धीरे से कहा, बस एक मौका दे दो, उसे बचा लो। पिताजी ने कहा, अगर तुम वास्तव में पश्चाताप कर रही हो तो अपनी सोच बदलो, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। संबंध हमने नहीं तोड़ा था। मैंने चाची से कहा,
मैं अपनी रिपोर्ट में सच लिख चुकी हूँ और वही सच आगे भी जाएगा। लेकिन अगर समीर की नौकरी उसकी स्वयं की सुधार से बच सकती है तो। चाची ने मेरा हाथ थाम लिया। बेटी, तुम जानो या ना जानो, तुमने हमारा सिर झुका दिया है, लेकिन अगर यह झुकना हमें बेहतर इंसान बना दे तो यह हार भी स्वीकार है। अगले दिन समीर फिर आया। इस बार उसकी आंखों में केवल पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक बदलाव भी था। काव्या, मैंने अपने व्यवहार, अपनी लापरवाही और घमंड पर विचार किया है। अगर तुमने मौका दिया तो मैं स्वयं को साबित करना चाहता हूँ। मैंने फाइल बंद कर दी। तुम्हें अपनी इज्जत वापस पाने के लिए अब सिर्फ सिफारिश नहीं, बल्कि इंसान बनना होगा। यह पल मेरे लिए केवल अधिकार का प्रदर्शन नहीं था, यह उन सभी क्षणों का उत्तर था जिनमें हमें कमतर समझा गया, हमारे सपनों का मजाक उड़ाया गया। आज सब कुछ बदल चुका था और मेरे पास ताकत थी, कानून की, सच की और परवरिश की। ये वही ताकत थी जिसकी कीमत कुर्बानी और सब्र, धैर्य से चुकाई गई थी। दफ्तर में सन्नाटा था। समीर की फाइल बंद हो चुकी थी, कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाना बाकी था। मुझे पता था कि समीर अब खुद को एक बेहतर अधिकारी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीते हुए कल की छाप इतनी आसानी से नहीं मिटती। दोपहर में कमिश्नर साहब का संदेश आया कि यदि कोई सिफारिश आई हो तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए। मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया, सर, रिपोर्ट पहले ही सच पर आधारित है। उसी शाम परिवार वालों की एक और बैठक हुई। इस बार यह बैठक चाचा के बजाय ताया, बड़े पिताजी के घर थी। मुझे भी आमंत्रण मिला और पिताजी को भी। ये वही लोग थे जिन्हें सालों तक हमारी मौजूदगी से चिढ़ थी। अब वे हमें सम्मान से बुलाते थे, स्वागत करते थे और बैठने के लिए जगह देते थे। पिताजी ने कहा, हमें जाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, अब हम खामोशी से नहीं, गरिमा के साथ जाते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो सभी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वही लोग जिनका लहजा कभी जर भरा होता था, अब वह मिठास से भरा हुआ था। कुछ रिश्तेदारों ने सिर झुकाकर कहा, हमें अफसोस है कि हमने समय पर तुम्हारी कद्र नहीं की। चाची हमारे पास आई और बोली, काव्या बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हमें तुम पर गर्व है। मैंने धीरे से उत्तर दिया, गर्व इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना व्यवहार बदला। पूरा माहौल शांत हो गया। मैंने सबकी ओर देखा और कहा, समीर की रिपोर्ट सच्चाई पर आधारित है और वही मैंने जमा कराई है। मैंने कुछ नहीं छिपाया, कुछ नहीं बढ़ाया। समीर सिर झुकाए बैठा था। चाची उसके पास थी। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, रिपोर्ट सही है, गलत सिर्फ आपके दिल थे। पिताजी ने तुरंत बात संभाली, हम सब इंसान हैं, गलती हम सबसे हो सकती है, लेकिन जो समय बीत गया है उसे दोष से नहीं, माफी से संवारा जा सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी की बात का सब पर असर पड़ा। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब अगर किसी ने किसी रिश्तेदार, किसी कमजोर या किसी गरीब के साथ अन्याय किया तो वह सिर्फ अपनी इज्जत खोएगा। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, लेकिन अब मैं इस राज्य की प्रतिनिधि भी हूं। अगली बार अगर कोई गलती हुई तो नौकरी चली जाएगी। समीर ने सिर उठाया। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा जैसा हमने किया था। चाची ने पिताजी की ओर देखा। भाई, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वो अहंकार और घमंड था, लेकिन आपकी बेटी ने हमें सबक सिखा दिया। पिताजी ने एक पल रुककर धीरे से कहा, मैंने अपनी संतान की परवरिश इस तरह नहीं की कि वो बदला ले। मेरी बेटी ने जो इज्जत कमाई है वही मेरे लिए काफी है। मैं सबको माफ करता हूं। ताया, जो हमेशा चाचा के साथ रहते थे, आगे बढ़े और पिताजी से हाथ मिलाया। हमें तुम पर गर्व है दिनकर। तुमने अपनी बेटी को वो परवरिश दी है जो हमें कभी समझ ही नहीं आई। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर ओर काव्या की चर्चा थी और सबकी नजरें पिताजी पर थीं। मैंने अपनी सीट से उठकर सबकी ओर देखा और कहा, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे पिताजी की हिम्मत और परवरिश का परिणाम है। गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन घमंड जरूर है। ये कहकर मैं बाहर निकल आई। आसमान पर हल्की हवा चल रही थी, जैसे समय थपकियां दे रहा हो। अब वो दर्जी जो सालों तक दरवाजे पर खड़े होकर ताने सुनता था,
इज्जत से सिर उठाकर अंदर आया था और मैं अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं, अपनी पहचान की मालिक बन चुकी थी। अब हर दावत में हमारा नाम सबसे पहले दर्ज होता, हर समारोह में हमें खास दर्जा दिया जाता। लेकिन मेरे अंदर वही जुनून बरकरार रहा। अगर कभी मेरे किसी फैसले से किसी पीड़ित का सिर झुके तो मेरी कुर्सी की कोई कीमत नहीं। उस दिन के बाद जब भी पिताजी अपनी पुरानी सिलाई मशीन को देखते, कहते, ये मशीन तो पुरानी हो गई, लेकिन जिसे इसने बैठाया था वह अब देश की उम्मीद है। और मैं हर बार कहती, नहीं पिताजी, ये मशीन नहीं, मेरी पहली पाठशाला थी। इस कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल है, सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान की राह पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। अपमान सहने से नहीं, बल्कि उसे सहन कर सही समय पर जवाब देने से परिवर्तन आता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज कमजोर समझे जाते हैं वही कल समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। शक्ति का सही उपयोग जिम्मेदारी और न्याय के लिए होना चाहिए, न कि बदले के लिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परवरिश और संस्कार ही इंसान को महान बनाते हैं, और गर्व वही होता है जो दूसरों को झुकाने नहीं बल्कि उठाने का हौसला दे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।